गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 6 चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इससे पहले हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ा था, जिसमें आपने क्या पढ़ा था कि मेंडल्स ने फैक्टर नाम दिया था कि दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस एंड जेनेटिक बेसिस, कि हमारा जो भी आधार है, जो भी चीज एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो रही है, उसको मेंडल ने क्या कहा था? फैक्टर्स कहा था। जब मेंडल ने ये सारे हमें प्रिंसिपल्स दिए थे इनहेरिटेंस के, उस वक्त हमें क्या है, उस फैक्टर का बेसिक कंपोजिशन नहीं पता था कि एक्चुअल में वो जो चीज पास ऑन हो रही है, जिसे आज की डेट में हम जीन बोलते हैं, वो किस चीज से बनी हुई है। तो टाइम के साथ बहुत सारी एडवांसमेंट होती चली गई, अलग अलग कंट्रीज में हमें रिसर्च चलती गई और फिर हमें मॉलिक्यूलर बेस पता चला इनहेरिटेंस का। इन 1902 सॉटन एंड बोवेरी ने एक थ्योरी दी थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि जैसा पैटर्न मेंडल ने बताया था एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन के लिए, वैसा ही पैटर्न हमारे क्रोमोसोम शो करते हैं। तो कोई ना कोई रिलेशन है जो मेंडल की इनहेरिटेंस है और उस क्रोमोसोम की पास ऑन होने में, जब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में हम जा रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि क्रोमोसोम पर ऐसी कोई चीजें हैं जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जा रही हैं। हमने 11th में पढ़ा था कि क्रोमोसोम किस चीज से बना होता है। क्रोमोसोम दो चीजों से बना हुआ है, प्रोटीन्स एंड डीएनए। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि ये भी हमारा जेनेटिक मटेरियल हो सकता है और ये भी। तो इसके लिए बहुत सारी रिसर्च होती रही। तो हम किस चीज को जेनेटिक मटेरियल कहेंगे? वो सब्सटेंस जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल। वो प्रोटीन भी हो सकता है, वो डीएनए भी हो सकता है। अभी तक हमें इस बारे में नहीं पता कि एक्चुअल में कंपोजिशन। हमें ये पता है कि कोई चीज एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेड हो रही है, पास हो रही है, लेकिन अभी हमें उसका मॉलिक्यूलर बेस का मतलब है कि वो किस चीज से बना हुआ है, वेदर इट इज मेड अप ऑफ ए प्रोटीन, वेदर इट इज मेड अप ऑफ ए डीएनए। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि वो जो इनहेरिटेंट हो रहा है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, वो एक्चुअल में किस चीज का बना हुआ है। तो क्रोमोसोम हमने क्यों जाना? क्योंकि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है बिल्कुल सिमिलर पैटर्न शो करती है जो हमारे मेंडल ने बताया था। तो अब डिटेल में जाने से पहले हमने जो न्यूक्लिक एसिड के बारे में 11th में पढ़ा था, हम उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या है? दो तरह के हैं। दीज आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। क्या है ये? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये दो तरीके के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। ये सबसे पहले किसने बताया था? मिशर ने बताया था और उसने उसका नाम क्या दिया था? न्यूक्लिन। क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन। 1869 में। हमने 11th में पढ़ा था कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो तीन चीजों से बना हुआ है, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड। शुगर, दो तरह की शुगर्स हो सकती हैं, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। दोनों में क्या डिफरेंस था? ये मैंने किसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है? राइबोज शुगर का बना रखा है। अगर हम डीऑक्सीराइबोज बनाना चाहते तो सेकंड पोजीशन पर ये ऑक्सीजन हट जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? डीऑक्सी। एक ऑक्सीजन क्या है? निकल गया है। तो किस टाइप की शुगर है, उस
न्यूक्लियोटाइड के अंदर, उसी के बेसिस पर हमारे डीएनए और आरएनए है। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है और आरएनए के अंदर राइबोज शुगर है। ये क्या है? एक पेंटोज शुगर होती है। ये सारी चीजें हम 11th में पढ़कर आ रहे हैं, तो आपको नाम रिकॉल हो जाएंगे। शुगर 2 तरीके की है, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। फिर हमने पढ़ा था नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में। 2 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। प्यूरीन्स जो होते हैं वो डाइसाइक्लिक, मतलब 2 रिंग कंपाउंड्स होते हैं इनके अंदर, जबकि पिरिमिडीन्स क्या होते हैं? मोनोसाइक्लिक, एक ही रिंग कंपाउंड है इसके अंदर। प्यूरीन 2 तरीके के हैं, एडेनिन ए से लिखते हैं हम, ग्वानिन जी से। पिरिमिडीन 3 तरीके के होते हैं, थाइमिन टी से, साइटोसिन सी से, यूरेसिल यू से। ये सारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं, लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड में वंस अपॉन ए टाइम देयर वुड बी ओनली 4 नाइट्रोजनस बेसिस। तो जैसे हम कहें डीएनए में कौन कौन से होंगे? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। लेकिन आरएनए में हमारे एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा? यूरेसिल और साइटोसिन। ठीक है, तो सिर्फ यही डिफरेंस है आरएनए और डीएनए में। एक तो कौन सा? शुगर का, राइबोज शुगर होती है आरएनए में, डीऑक्सीराइबोज डीएनए में। दूसरा डिफरेंस है नाइट्रोजनस बेस का, डीएनए में थाइमिन होता है जबकि आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल होता है। तो जब हम शुगर को नाइट्रोजनस बेस के साथ जोड़ देंगे, वो चीज क्या कहलाई जाएगी? न्यूक्लियोसाइड। जब कोई भी शुगर के साथ एट ये 1 पोजीशन है, ये 2, 3, 4, 5 ये कार्बन कंपाउंड्स है, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। तो हमेशा नाइट्रोजनस बेस जो है वो कार्बन 1 से जुड़ा होता है। यहाँ पर ये C1 है, यहाँ पर आपका नाइट्रोजनस बेस आ जाएगा। तो जब कोई भी शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस जुड़ जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। कौन सी पोजीशन पर आकर अटैच हो रहा है? वो C1 पर। जब इसी शुगर के साथ 5th पोजीशन पर आकर क्या जुड़ जाए? फॉस्फेट, तो वो पूरा क्या कहलाया जाएगा? न्यूक्लियोटाइड कहलाया जाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें हो गई, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड। ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? एक न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड बना। जबकि हमने न्यूक्लिक एसिड में क्या पढ़ा? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएं, एक लॉन्ग चेन बना दें, तो हमारा क्या बन जाएगा? न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। तो एक न्यूक्लियोटाइड में बच्चे यहाँ पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ऐसे ही दूसरे में क्या जुड़ा होगा? फॉस्फेट। तो ये आपस में हमने 11th में पढ़ा था, कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं? 3rd पोजीशन ऑफ 1 शुगर अटैच विद द फॉस्फेट ग्रुप दैट इज प्रेजेंट ऑन द 5th पोजीशन ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। जैसे ये 3rd पोजीशन है, ऐसे ही हम एक और बना लेंगे। 5th पोजीशन पर आपका क्या जुड़ा हुआ है? सॉरी, यहाँ पर C और बना दो, फिर आप आएगा ये। 5th पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है? फॉस्फेट। तो फर्स्ट जो आपका न्यूक्लियोटाइड है उसका 3rd कार्बन दैट फॉर्म बॉन्ड विद द 5th कार्बन ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म, ये क्या कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बन गया? फॉस्फेट और डाइस्टर, मतलब OH के ग्रुप
के साथ इसकी बॉन्डिंग हो जाएगी। कौन कौन सी पोजीशन पर हो रही है? थर्ड पोजीशन ये, और नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड की कौन सी पोजीशन है? फिफ्थ पोजीशन है। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या हैं? जुड़ते चले जाएंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा, वेदर इट इज डीएनए और आरएनए। तो ये आपस में जुड़ते चले गए, तो हम इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो जब ये बॉन्ड बन रहा है बच्चे, यहाँ पर ये देखो, ये फिफ्थ पोजीशन थी, यहाँ पर ये फिफ्थ पोजीशन फ्री है किसकी? पहले न्यूक्लियोटाइड की। ऐसे बहुत जुड़ते चले गए, और जब लास्ट न्यूक्लियोटाइड आया आपका, उसकी कौन सी पोजीशन फ्री हो जाएगी? थर्ड पोजीशन। तो हम एक क्या कहेंगे? डायरेक्शन मिल रही है हमें न्यूक्लियोटाइड की, जो क्या हो सकती है? 5:3 एंड। क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड का 5 एंड फ्री होगा, और जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड है उसका कौन सा एंड फ्री होगा? 3 एंड फ्री होगा। इसलिए हमेशा हम न्यूक्लियोटाइड की डायरेक्शंस बताते हैं, 5 एंड टू 3 एंड बताएंगे कि 5 एंड इज फ्री एंड 3 एंड इज फ्री एट द लास्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। तो ये सारी चीजें हमने क्या है 11th में पढ़ी थी। तो हमने क्या जाना कि डीएनए और आरएनए होते हैं दो न्यूक्लिक एसिड। हर डीएनए आरएनए किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का, जो किससे बना हुआ है? शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड का। दो तरह के हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। प्यूरीन में कौन कौन होता है? एडेनिन, ग्वानिन। पिरिमिडीन में कौन आएगा? थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। शुगर दो तरीके के हैं, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। और लॉन्ग चेन जब न्यूक्लिक एसिड की बनती है, उसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये सारा हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था 11th में वॉटसन एंड क्रिक का डीएनए मॉडल किया था, डबल हेलिकल मॉडल। वॉटसन, क्रिक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया था, जिसे हम क्या बोलते हैं? डबल हेलिक्स मॉडल इन 1961। उन्होंने क्या कहा था कि हर डीएनए is made up of 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक ये हो गई और दूसरी ये हो गई। हर डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है, जिसकी बैकबोन किससे बनी हुई है बच्चे? शुगर फॉस्फेट। ये क्या है? फॉस्फेट। ये अभी हमने बॉन्ड बनाना सीखा था, फॉस्फेट, फिर शुगर आ रहा था, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर। ये देखो यहाँ पर बीच में क्या है? ये शुगर, इनके बीच में क्या है? फॉस्फेट। तो ऐसे ही एक लॉन्ग चेन बनती चली जाएगी, और शुगर के साथ क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजनस बेसिस। ये साइड में निकल रहे हैं। तो हर बैकबोन में क्या प्रेजेंट है? फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, और साइड में क्या निकल रहा है आपका? नाइट्रोजनस बेस निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या है? फॉस्फेट, शुगर, ऐसे चेन निकल रही है, और यहाँ से क्या निकल रहे हैं? आपके नाइट्रोजनस बेसिस। ये एडेनिन है, ये थाइमिन है, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ऐसे निकली हुई है। ये एक चेन की है, ऐसे ही दूसरे चेन की निकली होंगी। तो हर डीएनए मॉलिक्यूल किससे बना हुआ है? 2 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? 2 न्यूक्लियोटाइड से। और दोनों चेन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चेन्स क्या होती हैं? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब समझते हो आप? ऐसे। एंटी का मीन्स हो गया एक की डायरेक्शन ऐसे जाएगी, तो दूसरे की डायरेक्शन कैसे जाएगी? ऐसे। अभी हमने डायरेक्शन के बारे में देखा था कि एक एंड 5 इधर फ्री है, दूसरा एंड इधर फ्री है। अब जब मैं इसके सामने दूसरी चेन लेकर आऊंगी, तो उसको मैं उल्टा करके लाऊं, इधर इसका 5 एंड और दूसरी तरफ क्या आ जाए? 3 एंड। तो ये क्या होगी? वैसे तो आमने सामने है, पैरेलल हैं, लेकिन दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। एक इधर रन कर रही है और एक कहाँ कर रही है? रन इधर। तो जैसे मैं कहूँ ये मेरी 5 एंड है, इसका ये मैं चली यहाँ से यहाँ
यहाँ पर खत्म हो गया, ये कौन सा हो जाएगा इसका 3 एंड। अब दूसरी चेन का मैं यहाँ 3 एंड नहीं बनाऊंगी, क्यों? बिकॉज दे आर एंटी पैरेलल। तो यहाँ क्या आएगा 5 एंड, तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा इसका 3 एंड आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों चेन्स क्या होती हैं? एंटी पैरेलल। दोनों चेन्स हेल्ड होती हैं बाय द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसिस, जो किसने दी थी? चेगेफ ने दिया था। चेगेफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल बनाया था कि किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल में अमाउंट ऑफ प्यूरीन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पिरिमिडीन, कि किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल में हमेशा प्यूरीन किसके बराबर होंगे? पिरिमिडीन के बराबर होंगे, या हम कहें रेशो ऑफ प्यूरीन टू पिरिमिडीन इज कांस्टेंट, या हम कहें 1। क्या होगा? 1 होगी। तो जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक चेन में एडेनिन 30 है, 30 नंबर, एक चेन में मेरे पास एडेनिन 30 हैं और मेरे पास थाइमिन ग्वानिन निकालने हैं आपको। ग्वानिन क्या है? आपको निकालने हैं। तो आप कैसे निकालोगे? एडेनिन कितने हैं? 30। हमने अभी पढ़ा कि अमाउंट ऑफ प्यूरीन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पिरिमिडीन। एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू थाइमीन प्लस साइटोसिन। हमें पता है प्यूरीन कौन से होते हैं बच्चे? एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन क्या होते हैं? थाइमिन और साइटोसिन। हमें ये रूल पता है कि हमेशा प्यूरीन किसके बराबर होंगे? पिरिमिडीन के। और हमें ये भी पता है कि हमेशा एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है? थाइमिन के साथ। और साइटोसिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है? ग्वानिन के साथ। ये भी चेगेफ ने बताया था कि ये बॉन्डिंग है। एडेनिन थाइमिन हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है थाइमिन के साथ, और साइटोसिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है विद दी ग्वानिन। तो जब हमें एडेनिन का 30 नंबर पता है, तो एडेनिन हमेशा किसके साथ जुड़ा हुआ है? थाइमिन के। तो थाइमिन का नंबर भी कितना आ गया बच्चे? 30। ठीक है, ये 30 आ गया। अब 100 में से मेरे पास 30 ये निकल गया, 30 ये निकल गया। तो कितने रह गए हमारे पास? 40 में से 20 ग्वानिन हो जाएंगे और आपके 20 क्या हो जाएंगे? साइटोसिन, क्योंकि ग्वानिन कितने होंगे? जितने साइटोसिन हो गए। तो 40 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज देयर नंबर शुड बी सेम। सी उतने ही होंगे जितने जी होंगे, ए उतने ही होंगे जितने टी होंगे। तो चेगेफ ने हमें एक रूल बताया था कि हमेशा अमाउंट ऑफ प्यूरीन और पिरिमिडीन बराबर होता है। तो उसी के हिसाब से वॉटसन एंड क्रिक ने क्या बोल दिया कि 2 चेन्स जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं हमेशा एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और साइटोसिन ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाएगा विद द ट्रिपल बॉन्ड। जो 2 चेन्स हैं वो अपना टर्न, जैसे अब यहां से यहां ये या हम यहां से ये कॉर्नर और ये टर्न लिया है, ये एक टर्न हो गया। ये कितना है? कितने लेंथ का है? 34 एमस्ट्रॉन का हो गया। और हर एक टर्न में कितने नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं? 10 नाइट्रोजनस बेसिस हैं। तो हर नाइट्रोजनस बेसिस का जो डिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आएगा? 3.4 एमस्ट्रॉन। 2 जो एंटी पैरेलल चेन्स हैं वो कितने डिस्टेंस पे, कितना डायमीटर है उनका? 20 एमस्ट्रॉन का। तो 2 चेन्स जो होती हैं वो आपस में हेल्ड है with the help of hydrogen formed between the 2
एंटी पैरेलल चेन्स नाइट्रोजन बेसिस जो एंटी पैरेलल चेन्स में प्रेजेंट है उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है उसकी वजह से दोनों चेन्स हेल्ड रहती हैं टुगेदर। इसके अलावा कुछ और फोर्सेस भी प्रेजेंट होते हैं जो हमारे इस मॉडल को स्टेबल करके रखती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कहा 11th में पढ़े थे कि वॉटसन एंड क्रिक ने अपना डबल हेलिक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2 चेन्स जा रही हैं। डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। यूजुअली जो हमारा जो डीएनए है, सब हमारे जितने भी 90% जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है उनके पास बी टाइप ऑफ डीएनए होता है। इसके अलावा कुछ और मॉडिफिकेशंस भी हैं, उसी के बेसिस पर हमने डीएनए के टाइप्स बता दिए हैं, ए, बी, जेड एंड डी। चीज वही है, न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, वही नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है, शुगर है, फॉस्फेट है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आ गया है, कंपोजिशन में। जैसे हम बात करें कि 1 टन में बी डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड आ रहे हैं, 10। तो ए में कितने आ रहे हैं, 11, एक और आ जाएगा। जेड में कितने आ रहे हैं, 12। डी में कितने हो गए हैं, 8। नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इन 1 टन, किसी में ज्यादा है किसी में कम है। फिर ये डायमीटर, जो डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 चेन्स, वो चेंज हो गया है। जैसे ए डीएनए में वो क्या है, मैक्सिमम दूर है, कितना है, 23 एंगस्ट्रॉम तक है, जबकि बी में कितना है, 20, जेड में कितना है, 18 और डी में कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम। तीसरा क्या डिफरेंस है कि जो हमारे रोटेशन है, इसकी जब हम रोटेशन की बात करें, ये टर्न्स जो घूम रहे हैं दैट ऑलवेज टर्न टुवर्ड द राइट हैंड, इसलिए हम उसको राइट हैंडेड डीएनए बोलेंगे। केवल हमारा जेड जो डीएनए है उसमें रोटेशन जो है इन हेलिकल टर्न्स की दैट इज टुवर्ड द लेफ्ट हैंड, इसलिए इसको लेफ्ट हैंडेड डीएनए। कई बार क्वेश्चन आता है नेम दी लेफ्ट हैंडेड डीएनए, तो वो कौन सा होता है, हमारा जेड डीएनए होता है। ठीक है, अब हमें पता है कि हर ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियोटाइड क्या नंबर क्या है, वेरी करता है। जिसमें ज्यादा नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है दैट हैव मोर नंबर ऑफ जीन्स, है ना। तो अब जैसे मैं कहूँ कोई बैक्टीरिया है हमारे पास, ई कोलाई है समझो, उसके डीएनए में 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि हम अपने ह्यूमन बीइंग्स की बात करें उसके अंदर होते हैं 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। इतने बेसिस प्रेजेंट है। इतने बेसिस, एक बेस में डिस्टेंस कितना है, 3.4। तो जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हमारे डीएनए का जो लेंथ आती है ह्यूमन डीएनए की 2.2 मीटर्स आती है। इतना लंबा है हमारा डीएनए, 2.2 मीटर्स। जबकि हमारा जो सेल है वो तो माइक्रोमीटर्स में होता है, या उसके अंदर जब हम न्यूक्लियस की बात करें, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, और उसके अंदर प्रेजेंट है डीएनए। तो इतना लंबा मॉलिक्यूल इस छोटे से न्यूक्लियस में कैसे समाया हुआ है, अब हमने ये पढ़ना है। हमने ये पढ़ा कि हमारा डीएनए किस चीज से बना हुआ है। अब हमने पढ़ना है कि इतना लंबा डीएनए हाउ पैक्ड इनसाइड दी स्मॉल न्यूक्लियस। तो नेक्स्ट हम करते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ डीएनए। न्यूक्लियोसोम, या हम इसको क्या बोलते हैं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। हमारे जो डीएनए, ह्यूमन डीएनए की बात हो रही है, सब ऑर्गेनिज्म में वो वेरी करेगा। यहाँ पर हम ह्यूमन डीएनए की बात कर रहे हैं। ह्यूमन डीएनए की जो लेंथ है वो 2.2 मीटर्स की है। फिर की क्वेश्चन उठता है कि हाउ दिस लॉन्ग फिट इन स्मॉल साइज न्यूक्लियस इनसाइड दी सेल। तो इसका मतलब अब जब हम थ्रेड है, हमारे पास बहुत लंबा थ्रेड है और हमने उसको यहाँ पर एक जगह इकट्ठा करना है, हम क्या कर सकते हैं, उसको हम घुमा और फिर हम इसको
यहाँ रख दे, तो इसका मतलब राउंडिंग हुई है, उसकी पैकेजिंग हुई है, तभी वो इस छोटे सी जगह पर फिट हो सकता है। आप लॉन्ग चीज को आपने उसका क्या कर देना है, लेंथ को कम कर देना है ताकि वो छोटी जगह में फिट हो सके। तो उसके लिए क्या हुआ, एक न्यूक्लियोसोम मॉडल दिया गया जिसमें क्या था कि हमारा जो डीएनए है वो पैक्ड हो गया है इन स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोसोम। जैसे हम बात करें कि कोई धागा है, उसके ऊपर छोटी छोटी बीड्स प्रेजेंट है, इस तरीके से हमारा डीएनए जो बहुत लंबा था वो छोटे छोटे पार्ट्स में पैक्ड हो गया है। अब पैकिंग के लिए इसका मतलब अभी हमने पढ़ा था कि हमारा जो क्रोमोसोम है वो किस चीज से बना हुआ है, डीएनए प्लस प्रोटीन। और डीएनए जो होता है दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल, नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल। ये नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है, ड्यू टू दी फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप की वजह से हमारा डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो कोई भी नेगेटिवली चार्ज चीज किससे स्टेबल हो सकती है, कोई पॉजिटिवली चार्ज चीज आ जाए तो हमारे इन प्रोटीन्स में क्या प्रेजेंट होंगे, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड। हमने 11th में पढ़ा था कि प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, अमाइनो एसिड। डीएनए की सबसे छोटी यूनिट क्या है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे हम, जबकि प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट क्या है, अमाइनो एसिड। वहां पर हमने अमाइनो एसिड के टाइप्स पढ़े थे, न्यूट्रल, बेसिक, एसिडिक। तो इसमें ज्यादातर कैसे होंगे, बेसिक पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे जो हमारे क्रोमोसोम को पैक करेंगे। तो इसमें क्या है, हर न्यूक्लियोसोम में अब यूनिट है हमारी, बाइंडिंग यूनिट को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोसोम। इस न्यूक्लियोसोम में ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं, इनको हम बोलते हैं हिस्टोन। क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, और दो मेनली अमाइनो एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये दो पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड हमारे इसमें प्रेजेंट है, किसमें, हिस्टोन में। तो न्यूक्लियोसोम मॉडल बताते हुए क्या हुआ कि डीएनए जो है आपका रैप्ड हो गया है किसके ऊपर, यहां पर देखो 8 बॉल्स बना रखी हैं मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 जो बोल्स हैं, दीज आर मेड अप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन से बनी हुई हैं, और इन 8 को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टामेयर। ऑक्टामेयर है ये, मतलब कि हम क्या कह सकते हैं कि जो डीएनए रैपिंग यूनिट है दैट इज 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। वो हिस्टोन प्रोटीन्स कौन सी हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये 4 तरह के आपके हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ये सिर्फ किस बेसिस पर डिफरेंस दिया हुआ है इनका, इनमें किस तरह के अमाइनो एसिड प्रेजेंट्स हैं। ज्यादातर कौन से प्रेजेंट होंगे, लाइसिन एंड आर्जिन। डिफरेंस के हिसाब से इनके नाम बदल गए, H2A, B, 3 और 4। हर हिस्टोन क्या है, 2 2 2 2, तो कितने हो गए, 8 ऑक्टामेयर प्रेजेंट है हमारा किसमें, न्यूक्लियोसोम में। ये तो हुआ प्रोटीन पोर्शन। अब इस ऑक्टामेयर के अराउंड क्या है, आपका डीएनए रैप्ड हो गया है। अब ये एक छोटा सा बीड हो गया। देखो, मान लो मेरे पास ये बहुत लंबी लेंथ थी डीएनए की, इसको मैंने क्या कर दिया, जगह जगह से क्या कर दी, रैपिंग कर दी, तो मेरी ये लेंथ क्या हो जाएगी, इतने में ही कवर हो जाएगी। तो डिस्टेंस क्या हो गया, लेंथ क्या हो गई, कम। तो कम करने के लिए हमारे पास क्या हुआ, एक
पैकेजिंग यूनिट आ गई है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोसोम, जो डीएनए और प्रोटीन से बनी हुई है। प्रोटीन्स कौन सी हैं, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन्स कौन सी होती हैं, जिनके अंदर ज्यादातर पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होते हैं, जो H2A, 2B, 3 और 4, ये 4 तरह की हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जो आपस में जुड़कर क्या बना रही हैं, ऑक्टामेयर बना रही हैं। तो इस न्यूक्लियोसोम में एक तो प्रोटीन पोर्शन हो गया, दूसरा जो डीएनए पोर्शन है ये हम बात करेंगे, इसके अंदर 200 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोसोम क्या है, पैकेजिंग यूनिट है, पैकिंग वाली यूनिट है जो बार बार रिपीट होती चली जाएगी। उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, 200 न्यूक्लियोटाइड हैं। ये 200 न्यूक्लियोटाइड कैसे हैं, आपके 146 तो इन ऑक्टामेयर पर घूमे हुए, टर्न किए हुए हैं, तो 146 आर रैप्ड अराउंड दी हिस्टोन ऑक्टामर्स। ठीक है, बाकी जो कितने बचे 200 में से 54 इनको क्या है, यहां पर एक लिंकर डीएनए है जो अगले न्यूक्लियोसोम के साथ जोड़ने में मदद करेगा। तो इस लिंकर डीएनए पर क्या प्रेजेंट है, एक और हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है H1, जो इन 54 न्यूक्लियोटाइड्स को स्टेबल करके रखेगी, ताकि ये जो रैपिंग है, जो ऑक्टामेयर के अराउंड जो रैपिंग है, ये खुल ना जाए। तो ऑक्टामेयर की रैपिंग को स्टेबल बनाए रखने के लिए 54 जो नाइट्रोजनस बेसिस या न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, वो किससे स्टेबल हो रहे हैं, एक 5वीं हिस्टोन प्रोटीन H1। तो टोटल न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए कितनी हिस्टोन प्रोटीन्स इन्वॉल्व हो गई, 5, H1, H2A, H2B, H3 और H4। ये बार बार क्या हो रही है, ये यूनिट, ये एक यूनिट, सॉरी, ये एक यूनिट क्या कहलाई जाएगी, न्यूक्लियोसोम। क्या कहलाई जाएगी, न्यूक्लियोसोम, जिसके अंदर क्या है, 8 ऑक्टामेयर्स और 200 न्यूक्लियोटाइड और एक H1 प्रोटीन। ठीक है, जो हमारी इन सबको क्या करेगी, स्टेबल कर रखेगी। तो ये वाला पार्ट जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं लिंकर डीएनए। ऐसे ही एक और यूनिट आगे है, ये हो गया एक ऑक्टामेयर, इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, H1, H2। तो ये बहुत सारे, ये एक न्यूक्लियोसोम यूनिट, ये दूसरी न्यूक्लियोसोम, तो बहुत सारी यूनिट आपस में अटैच होती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से हमारा डीएनए क्या हो जाएगा, पैक्ड हो जाएगा इन स्मॉल साइज टू फिट इनसाइड दी न्यूक्लियस। तो पैकेजिंग जो यूनिट है हमारी, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ से 3 या 4 मार्क्स में से क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ डीएनए पैकेजिंग। पैकेजिंग की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस जितने ज्यादा होते चले जाएंगे, डीएनए का लेंथ उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो इतनी लंबी लेंथ को कैसे फिट करें हम न्यूक्लियस के अंदर, उतनी ही क्या चाहिए, उनकी कॉम्पैक्टिंग चाहिए। कॉम्पैक्टिंग यूनिट को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोसोम। तो जितना ज्यादा लंबा डीएनए होगा, उतने ही ज्यादा क्या होंगे, न्यूक्लियोसोम यूनिट्स होंगे। जैसे हम कहें कोई भी बैक्टीरिया है, अभी हमने बात करी थी, उसके अंदर 4.6 × 10⁻⁶ नाइट्रोजनस बेसिस हैं, और जबकि हमारे अंदर 3 × 10⁹ इतने नाइट्रोजनस बेसिस हैं, या न्यूक्लियोटाइड बोले हम। तो इसको कितनी यूनिट्स चाहिए, इसको कितनी यूनिट चाहिए, ये हम निकाल सकते हैं। तो ये ज्यादा बड़ा है, ज्यादा बेसिस हैं,
तो ज्यादा पैकेजिंग होगी इसकी। ये थोड़ा छोटा है लेकिन इसको भी फिट कराने के लिए क्या चाहिए, पैकेजिंग चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा हाउ द डीएनए इज पैक्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तक हमने सिर्फ ये जाना कि डीएनए प्रेजेंट है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन एक्चुअल में वो ये डीएनए आगे जा रहा है या प्रोटीन जा रहा है, इन दोनों में से कौन सा हिस्सा अगली जनरेशन में पास ऑन हो रहा है वो करेंगे। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल, व्हाट इज द नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, थैंक यू।